हेलो एवरीवन, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें हमने एक एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने की, एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है ये निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम का एक्सटेंट निकाल सकते हैं, एंड फोर्थ हमने डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। ये 4 एप्लीकेशन हमने कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। फिफ्थ एप्लीकेशन है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में यूज हेल्प करती है। एक्सट्रैक्शन ऐसा प्रोसेस है जो हम लैब में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्री भी इसे यूज करती है। ठीक है, लैब में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसमें कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस लाइक ईथर, अल्कोहल या वाटर के अंदर ही एक्वस में ही ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन कुछ भी है, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना का, उसमें से उसे निकालना, ये प्रोसेस करते हैं। और इंडस्ट्री में ये प्रोसेस होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। जैसे मान लो मुझे एक रिएक्शन करी, उसके 2 प्रोडक्ट बने, ऑर्थो एंड पैरा, मुझे पर्टिकुलर पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे उसमें से ऑर्थो को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहां से उसे रिमूव करने के लिए, एक तरह की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए लैब इस प्रोसेस को यूज करती है। ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें मीन्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्शन के लिए, ताकि एक्सट्रैक्शन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्सट्रैक्शन तो आप कर सकते हैं बट कुछ कंडीशंस को फॉलो करके ये प्रोसेस जो होता है हमारा और ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाता है। जिसकी फर्स्ट कंडीशन है वो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हम कह लेते हैं कि ये इन फेवर होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट मीन्स अगर मैंने 2 चीजें ली ना, एक वाटर लिया है और दूसरा कोई सॉल्वेंट लिया है, तो ये किसे फेवर करना चाहिए, सॉल्वेंट को फेवर करना चाहिए। जैसे हमने न्यूमेरिकल में देखा ना, नीचे एक लाइन होती है, के फेवर द Cl4, के फेवर CS2, तो दैट मीन्स इसे सॉल्वेंट को फेवर करना है, एक्वस सोल्यूशन, वाटर लेयर को नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करो ऑर्गेनिक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड होते लाइक HCl। ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर लो, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है ना, लाइक बेंजोइक एसिड, ये कुछ भी हो गए। ठीक है, ये कुछ हद तक क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है लाइक HCl, हमें पता है उसमें क्या हो जाएंगे, एक्वस लेयर में जाकर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आयनाइज हो गए, तो यानी एक में तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म बची और एक में क्या बची, डिसोसिएटेड फॉर्म। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म जिसमें हम उसमें से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर हम बेस को, तो इसे हम बोलते हैं सॉल्टिंग इफेक्ट। जैसे HCl और वाटर हो गया, दोनों में एक कॉइन कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आता है हमारा सॉल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमें ऐसा वैल्यू लेनी है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यानी K है वो किसके फेवर में हो, हमारे सॉल्वेंट के फेवर में हो। पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जो प्रोसेस है यानी कि एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस है, उसमें पूरा सॉल्वेंट आप 1 टाइम में नहीं यूज करके बल्कि स्मॉल लोट्स में यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से क्या मतलब है, आपने पूरा सोल्यूशन एक बारी में नहीं यूज करना, नॉट यूज्ड होल सोल्यूशन वन। ठीक है, सारे सोल्यूशन को 1 लोट में आपने यूज नहीं करना, आपने उसे क्या करना है, आपने उसको अलग अलग नंबर ऑफ लोट्स आपने क्या करना है, बढ़ाने हैं। कभी जैसे मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर में से पूरा 1 लीटर एक बार यूज करोगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा। अगर आप 500 ml एक में और 500 ml एक बार यूज करो, 2 बार कर लो वो प्रोसेस, तो अलग आएगा। उसी चीज को आप 250 ml कर करके 4 बार करो तो आपका रिजल्ट अलग आएगा। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज करो मेरे को एक x ग्राम लिया, लेट
जो x ग्राम सब्सटेंस है मेरा यानी कि सोल्यूट है, ठीक है, प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और मुझे किसमें से एक्सट्रैक्ट करना है 1 लीटर ऑफ ईथर से, जो मेरा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। अभी हम सब कुछ अपने आप सपोज करें, सपोज करो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है यानी कि k, लेट दैट इज k 2, अपने आप कुछ भी अस्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, तो वो कितना आ गया 2, ठीक है। अब टोटल तो x था, x में से कुछ पार्ट ईथर में गया और कुछ पार्ट किस में गया, हमारा बचा हुआ पार्ट किस में रह गया, वाटर में। तो टोटल x था, सपोज करो स्मॉल जो x है ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, ठीक है, स्मॉल x ग्राम ऑफ अमाउंट एक्सट्रैक्टेड इनटू ईथर, ठीक है। मान लो मैंने 10 लिया, 10 में से 2 तो ईथर में चला गया, तो बचा हुआ 8 किस में गया, वाटर में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ईथर लेयर की कितनी होगी, ईथर में कितना अमाउंट है x, लीटर कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर में था 1000 ml। अब ठीक है, ऐसे ही कंसंट्रेशन किसकी ले लो, इन एक्वस लेयर वाटर की, ठीक है। उसमें टोटल इतना था, x इसमें चला गया तो बचा कितना, कैपिटल X माइनस स्मॉल x, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, ठीक है। अब आते हैं K क्या है, रेशियो कंसंट्रेशन की, और मैंने पहले भी न्यूमेरिकल में बोला था कि जिसको फेवर करेगा वो कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, और पहला पॉइंट कैसे, सॉल्वेंट को फेवर करना है, यानी इसे ईथर को फेवर करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ईथर ऊपर आएगी, ईथर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इन वाटर। ईथर में ले लो x बाय 1000 इंटू x माइनस एक्स अपॉन 1000, क्लियर। ये k की वैल्यू मेरी कितनी है 2, तो ये किसके बराबर आ गई 2k, 1000 कैंसल, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स आ गया। इसे सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x, ठीक है। एक साइड ले जाओ तो यह जगह 3x इज इक्वल टू 2x। मुझे तो स्मॉल x कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट हुआ ये निकालना है, स्मॉल x निकालना है, विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x। 2/3 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.67 ऑफ x, और परसेंटेज यानी 67%, क्लियर। ये था जब मैंने उसे पूरा एक लोट में यूज किया, क्लियर। अब इसी चीज को इंस्टॉलमेंट में करते हैं, ठीक है। लेट डू द अबव प्रोसेस इन इंस्टॉलमेंट्स। 2 इंस्टॉलमेंट्स ले लेते हैं, मीन्स एक बार 500 ml एक बार और दूसरा 500 ml एक बार, आधा आधा, पूरा नहीं एक बार लोगे, आधा आधा ले लोगे, ठीक है। तो पहले 500 ml की बात करते हैं, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट्स होगी, तो सपोज करो x1 ग्राम, जैसे x माना था ना, टोटल तो x ही है कैपिटल X, x1 ग्राम किस में चला गया ईथर लेयर में, x1 ग्राम किस में चला गया ईथर लेयर में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ईथर लेयर की कितनी होगी, x1 अपॉन कितना ml लिया 500 ml, 1000 नहीं लिया मैंने, 500 लिया। ऐसे ही कंसंट्रेशन किसकी ले लो, वाटर लेयर की, वो कितनी है, कैपिटल X टोटल था, उसमें से x1 चला गया, इसकी वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया, हमने ईथर की वॉल्यूम को रिड्यूस किया, इसको 1000 ही रहोगे, जिसको एक्सट्रैक्ट करना है उसकी वॉल्यूम कम करनी है, ठीक है। विच इज इक्वल टू k, k किसके बाद है, कंसंट्रेशन इन ईथर लेयर, ये रही, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस लेयर, ये रही। k किसके बराबर होता है 2, वो तो हमारा सेम ही रहेगा ना, चाहे आप 2 बारी में करो 3 बारी में करो, k इज कांस्टेंट, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। यहां से जब कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो ये 2x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस x1, मैं टर्म को उधर ले गई, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x1, कितना आया, x1 आ गया 4x1, इधर जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। मुझे क्या निकालना है x1 की वैल्यू, x1 किसके बराबर होगा 2/4 ऑफ x, 1/2x, 1/2 यानी कि 0.5 ऑफ x। 0.5 का देखोगे तो आप कितना आया 50%, जहां पूरी एक बार यूज करने पे 67% आ रहा था, अभी आधा ही यूज किया और 50% हम निकाल चुके, अभी आधा पड़ा है, आधे में से भी और निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब मैंने 50% तो निकाल लिया, अब बचा हुआ कितना अमाउंट है
ठीक है, टोटल था मेरा x, ठीक है, x में से आधा निकाल लिया, आधा तो एक्सट्रैक्ट हो गया, तो बचा कितना, अमाउंट लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड। देखो टोटल x था, x का आधा कितना हुआ 1/2, तो 1/2 ऑफ x तो निकाल लिया ना मैंने, तो बचा कितना 1/2 ऑफ x। अब इतने में से मुझे दोबारा निकालना है, क्लियर। अब मेरे पास इतना बचा है, इतने में से दोबारा निकालना है, क्लियर। तो अब सेकंड नोट लो, सपोज करो अब की बार जो है हमारे पास x2 ग्राम किस में चला गया, ईथर लेयर में, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, x2/500, ठीक है। तो बची कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस लेयर कितनी होगी। अब पहले हम क्या कर रहे थे, x माइनस स्मॉल x1 कर रहे थे ना, अब बचा ही कितना था x2, x/2, उसमें से x2 चला गया, और वॉल्यूम कितनी थी इसकी, तो 1000 ही था, क्लियर। तो k हमारा कैन की रेशियो आ जाएगी x2/500 इंटू x/2 माइनस x2/1000, दिस इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हुआ तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 2 माइनस x2। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x2 इज इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचेगा, तो x2 कितना आया 1/4 ऑफ x, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 की परसेंटेज देखोगे तो 25%। जब मैंने इसी को 2 टुकड़ों में किया तो टोटल कितना हो गया, आधे में से मैंने 50% निकाल लिया था, अगले हाफ में से मैंने 25% निकाल लिया, तो टोटल कितना निकाल लिया 75%। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। जब इसी चीज को मैंने एक बारी में किया तो मेरा रिजल्ट 67% आया, जब मैंने इसे 2 बारी में किया तो मेरा रिजल्ट 75% हो गया, मीन्स मैंने 75% निकाल लिया। 3 बारी में करते तो और ज्यादा रिजल्ट हो जाता, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, क्लियर। ये चीज क्लियर होगी कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या करते रहना, इंक्रीज करते रहना, क्लियर। तो अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अब जनरल फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कितना अमाउंट है, सपोज करो W अमाउंट है हमारे पास, कैपिटल W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, कितना जो ऐसे x लिया था ना ऐसे। V क्या है, वॉल्यूम किसकी, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट A। ऐसे एक स्मॉल v ले लो तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट B, ठीक है। इनके बीच का k क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लो, इनमें से हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम थी ना V में से हम यहाँ पे V ले ली हमने, ठीक है। तो W1 ग्राम यूज कर लो, ठीक है, W1 ग्राम चला गया। तो अब ले लो कंसंट्रेशन K विच इज इक्वल टू W1/V डिवाइड बाय टोटल कितना था W में से W1 यूज हो गया, इसकी वॉल्यूम आ गई स्मॉल, ठीक है। जिसको उसने फेवर करना था, इसने B को फेवर किया, A को फेवर किया, वो ऊपर आ गया, B नीचे आ गया, क्लियर। तो यहां से सोल्व कर लो, तो आ जाएगा W1 के साथ स्मॉल v विच इज इक्वल टू K के साथ आ गया मेरे पास कैपिटल V इंटू W माइनस W1। ये टर्म आप इधर ले जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो आ गया W1V इज इक्वल टू KB W माइनस KB W1। मुझे W1 चाहिए तो W1 एक साइड पे ले आओ, V ये स्मॉल v है, और ये इधर से आ गया प्लस KB। W1 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा KB ऑफ W, ठीक है। W1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो आ जाएगा KB/V प्लस KB, साथ में क्या आ गया W, ये आ गया जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए ले लो W2, ठीक है। अब W2 है, अब बचा कितना, W1 में से W2 तो बच गया, ठीक है। तो अब क्या आगे कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन कितनी है, W2/V, जितनी वॉल्यूम लेनी है अपॉन, अब बचा कितना है, W1 माइनस W2 अपॉन स्मॉल v। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा W2/V इज इक्वल टू KV इंटू W1 माइनस W2। W2 की वैल्यू निकालनी है, मैंने इधर वाला खोल दिया, ठीक है। W2 यहां से निकाल लो, वो आ जाएगा KV अपॉन V प्लस KV, साथ में क्या आ गया मेरे पास, W1। क्लियर, मार्क अबव इक्वेशन एस 2 इज 2। यहाँ W1 आ गया, W1 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली, इसमें पुट कर दो, यूज इक्वेशन 1 हियर। तो W2 क्या आ गया मेरे पास, KV अपॉन V प्लस KV, साथ में है KV अपॉन V प्लस KV इंटू W। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा KV अपॉन V प्लस KV का स्क्वायर, साथ में W। देखो 1 था तो यहाँ पावर 1 आई, 2 था तो यहाँ पावर कितनी आई, 2 आई, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं 3 करूंगी तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 3। इन सिमिलर वे अगर मैं n करूंगी, यानी कि मैं n टाइम प्रोपरेशन कर दूं, तो मेरे पास ये पावर कितनी आ जाएगी, n। 1 था तो 1 पावर आई, 2 था तो 2 पावर आई, 3 करते तो 3 पावर आती, 4 करते तो 4 पावर आती, n किया तो n पावर आई, ठीक है। जितना ज्यादा n होगा, ठीक है, उतनी हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ मेक एक्सट्रैक्शन एफिशिएंट, ठीक है, WN शुड बी स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। ये कितने से ज्यादा, जितना छोटा ये होता जाएगा, ठीक है, उतना हमारा रिजल्ट अच्छा आता जाएगा, जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। यानी ये स्मॉल करना है, इसका मतलब ये स्मॉल कब होगा, जब V प्लस KV वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा। जब ये फैक्टर बढ़ता जाएगा तब हमारे पास वैल्यू छोटी होती जाएगी। क्लियर, दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि KV अपॉन V प्लस KV इज लेस देन 1। अगर ये 1 से छोटा होता है तो हमारे पास वैल्यू उतनी आती रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब है, जैसे हमने पीछे देखा अभी 1 स्टेप में रिएक्शन की तो 67% निकाल पाए हम, वही चीज हमने 2 स्टेप में कर दी तो 75% आ गया, 3 में करते तो और अच्छा रिजल्ट आता। दैट मीन्स यहां पर हमें क्या करना है, मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन, ठीक है, देन सिंगल स्टेप, ठीक है। दैट मीन्स मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन क्या होगी, मोर इकोनॉमिकल होगी देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। सिंगल से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना मल्टी से आएगा, 2 से अच्छा, 3 में से और अच्छा, 4 में से और अच्छा, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखनी है, दिस कांट बी, ये चीज ध्यान रखनी है कि WN कांट बी 0, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। ये मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू तक पॉसिबल है, बट दिस कांट बी 0, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो सबसे अच्छा प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन का मल्टी स्टेप वाला है, ये सबसे अच्छा रहता है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स के लिए। सबसे अच्छी एप्लीकेशन है वो कहाँ है, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स में, ठीक है। क्लियर, एक इसी के साथ जो एक्सट्रैक्शन आती है वो आती है हमारी पार्कर प्रोसेस, पार्केस प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ये प्रोसेस इसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, पार्के प्रोसेस के लिए, एक्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। जो सॉल्युबल होता है, जो सिल्वर होता है, इसमें क्या है, डीसिल्वराइजेशन, मतलब सिल्वर को निकालना है, ठीक है, ऑफ लेड, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, लेड में से सिल्वर को अलग करना है, ठीक है। तो जो सिल्वर है हमारा, ये मोर सॉल्युबल होता है जिंक में, ठीक है, एज कंपेयर टू लेड। लेड की कंपैरिजन में ये सिल्वर में, इसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है।
तो ये मिसिबल फॉर्म में हमने लेंगे, इमिसिबल हो गए ना, जिंक और लेड एक दूसरे में इमिसिबल हो गए। इनमें क्या करना है, सिल्वर डालना है। सिल्वर क्या होगा, इनमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, जिंक की लेयर में से। इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, ऊपर की लेयर में आता रहेगा सिल्वर, उसको बार बार एक्सट्रैक्ट करते रहो। बट ये चीज हमें क्या करनी है, मल्टी स्टेप में करनी है। पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार नहीं करना, नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने किया ना, सिंगल स्टेप से बहुत कम रिजल्ट आया, डबल 2 बार करने पे ज्यादा आ गया, 3 बार करने पे और ज्यादा आ जाएगा, 4 बार करने पे और ज्यादा आ जाएगा। तो आपने नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करते रहना, ताकि हमारे पास अच्छे से इसका रिजल्ट आए। क्लियर। तो ये हमारी 5th एप्लीकेशन थी जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे हमारे सोल्यूट की एक सॉल्वेंट में से। ओके, आते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने में भी क्या करता है, हेल्पफुल है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में तब कटायनिक अनायनिक पार्ट होते हैं ना, वैसे। तो मैं एक सॉल्ट ले लेती हूँ, लेट BA या AB कह लो, ठीक है। इसमें मैंने जब हाइड्रोलिसिस की यानी कि वाटर डाला, तो क्या होगा, इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। लेट B इज पॉजिटिव, A नेगेटिव। ऐसे इसके H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। रिवर्स के साथ रिवर्स चला जाएगा, तो A के साथ H और B के साथ OH ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये तो हमारी हमेशा वाटर एक्सेस में होता है, तो वाटर को मैं इसे इधर ले जा सकती हूँ, तो ये HABOH अपॉन B की कंसंट्रेशन K इंटू वाटर आ जाएगा, जिसे मैं KW लिख सकती हूँ। इस चीज को मैं KW लिख सकती हूँ, KW और KH एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितने हद तक ये क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H क्या है हमारी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। कितने लिए, उनमें से कितने हाइड्रोलाइज हुए, उन दोनों की जो रेशियो है वो क्या होगी हमारी H के बराबर, ठीक है। अब H में यहां पर देखो, ये जो हमने KH निकाला है, ये क्या है, H है, एसिड जो बना वो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ फ्री एसिड। ये क्या है, बेस जो बना वो, और ये क्या है, सोल्ट, तो नीचे क्या आ गया, अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट, नीचे आ गया अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। क्लियर, डन। तो अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट के लिए, ठीक है। नाउ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, अब उनकी बात करते हैं। पहला सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड को वीक करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बेस को, ठीक है। तो BA प्लस वाटर डालने के बाद मेरे पास क्या आ गया, BOH प्लस H। ये मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है, और एसिड क्या है, वीक, तो मैंने वीक ले लिया। क्लियर, डन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, अनायन क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ, ठीक है। अनायन हाइड्रोलाइज हुआ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A नेगेटिव प्लस वाटर चेंजेस इनटू OH नेगेटिव प्लस H, ठीक है। तो अनायन हाइड्रोलाइज हो गया। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल थी C, इनिशियली कंसंट्रेशन, इनिशियली इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली, C ले ली। क्लियर, तो इसकी कितनी हो गई, 0, इसकी भी 0, बिकॉज स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हुआ ना, स्टार्टिंग में तो ऐसे सच पड़े, तो हमने इतना ले लिया, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कहते हैं हम इसमें से जो C है 1 माइनस H क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। H हाइड्रोलाइज ना, तो ये कितने बने, CH, ये भी कितना बनेगा, CH, ठीक है। क्लियर, आ गया मेरे पास इतना। अब मैं निकाल लेती हूँ KOH, KH की वैल्यू
KH किसके बराबर है, कंसंट्रेशन OH की अपॉन HA की डिवाइड बाय A की। तो OH की जब कंसंट्रेशन लोगे तो वो आएगी CH, HA की कंसंट्रेशन भी क्या है CH अपॉन, इसकी कंसंट्रेशन CH, इसकी कंसंट्रेशन CH और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C इंटू 1 माइनस H। ठीक है, तो ये आ गया C²H²। ठीक है, और नीचे से एक C है कैंसल आउट हुआ तो मेरे पास बचा KH की वैल्यू, KH इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 माइनस H। ठीक है, अब H तो बहुत स्मॉल है, H इज वेरी स्मॉल, तो हम इसे 1 की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते, तो क्या बचेगा मेरे पास KH इज इक्वल टू CH²। ठीक है, तो मुझे H की वैल्यू को निकालना है, H क्या आ गया KH अपॉन C और इसका क्या आ गया रूट आ गया, या फिर हम कह सकते हैं ये तो कांस्टेंट ही है, तो दिस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके लिए, फॉर वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर। देन अब चलते हैं दूसरे केस पे, केस नंबर 2। अब हम लेते हैं सोल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसका उल्टा ले लो एंड वीक बेस। अब बेस को वीक कर दो और एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दो, तो Ba प्लस वाटर चेंजेस इनटू BOH प्लस H। इसकी अब की बार ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है वीक। ठीक है, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो अब क्या है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस सेम लोगे, एक को पहले C00 फिर C इंटू 1 माइनस H, सेम आएगा पूरा रिजल्ट, तो मेरा H क्या आएगा यहाँ पर भी अंडर रूट KH बाय C, सिमिलर वे से। क्लियर, इस केस में भी ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। डन। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हम दोनों को ही वीक ले लेते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड भी वीक और सॉल्ट वो भी वीक, तो ले लो फिर से Ba प्लस वाटर चेंजेस इनटू BOH प्लस H। डन। या फिर मैं कह सकती हूँ B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस वाटर चेंजेस इनटू BOH प्लस H। डन। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए भी सेम वैसे, इनिशियली ये भी C है ये भी C है, ये सारे 0 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इसमें से 1 माइनस H चला गया, इसमें से भी 1 माइनस H गया, ये बना CH और ये भी बना CH, जितने जितने गए उतने उतने बनेंगे। डन। तो इक्विलिब्रियम ले लो, KH किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वाटर मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं KH ले चुकी हूँ, K लेते हो फिर वाटर लो फिर इधर ले जाके H दिखाओ तब आएगा। तो ये आ जाएगा C इंटू 1 माइनस H, ये आ गया C इंटू 1 माइनस H अपॉन CH इंटू CH, C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया मेरे पास, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ऊपर आएगा CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H। C कैंसिल हो जाएगा चारों, तो बचा H² अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। डन। फिर से ये चीज निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो KH मेरा किसके बराबर होगा, H² के। फिर से वही चीज है, नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा H क्या आ गया, अंडर रूट K ऑफ H। तो मेरा ये इसका रिजल्ट आएगा किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। कोई कंसंट्रेशन नहीं, ये इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन आ गया, सिर्फ KH का रूट के बराबर है। ठीक है, अब इसी की एक एप्लीकेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो एप्लीकेशन की ही एप्लीकेशन कह सकते हो। तो हम इसमें निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेशन करनी है। ठीक है, यहां पर हम पर्टिकुलर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ, किसकी एप्लीकेशन है ये, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
फिर ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो निकालना है किसके लिए, एनालीन हाइड्रोक्लोराइड के लिए, C6H5NH2HCl हाइड्रोक्लोराइड, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बिकॉज इट इज सोल्ट एग। ठीक है, तो इसके लिए मुझे निकाले इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो मेरे पास रिएक्शन ले लेते हैं C6H5NH3Cl, यही चीज है, प्लस वाटर, सोल्ट है ना, सोल्ट में वाटर डाला तो क्या बनेगा C6H5NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस HCl, और दिस विल बी डिसोसिएटेड एट C6H5NH2 प्लस वाटर में। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। अब KH किसके बराबर होगा, अभी जैसे फ्री एसिड फ्री बेस ऐसे ले लेते ना, तो यहाँ कितनी है, फ्री एनालीन, ये चीज एक तरह से एनालीन है, और ये क्या है, फ्री एसिड डिवाइड बाय सोल्ट, कौन सा सोल्ट, अनहाइड्रोलाइज्ड। क्लियर, अब हमें KH की वैल्यू निकालना है जो हमारा मेन एम है। ठीक है, तो उससे हमारा KH की वैल्यू निकालने से हमारा मेन चीज क्या है, हमें कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, एनालीन की, फ्री एनालीन की। ठीक है, और फ्री HCl और अनहाइड्रोलाइज्ड सोल्ट की। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एनिलीन को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एनिलीन को मुझे दो सॉल्वेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनिलीन अपने आप को बेंजीन और वाटर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तो एक सॉल्वेंट हो गया वाटर, एक सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, ये तो मेरे सॉल्वेंट आ गए। तो अब मेरा सॉल्यूट क्या बन जाएगी, एनालीन। एनालीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिटवीन वाटर एंड बेंजीन। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है यानी कि HCl और सॉल्ट, ये किस में रह जाएगा, वाटर लेयर में। कैसे, मैं यहां बना रही हूं, दो लेयर्स होगी, एक लेयर मैंने लेनी है बेंजीन और लेनी है एक्वस। ठीक है, मैंने इसमें डाला एनालीन, इसमें वो एनालीन ऐसे ही आया, बट इसमें जब वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया, ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो कुछ यही वाली रिएक्शन आप शो करोगे। ठीक है, ये एनालीन कुछ इस तरह से बनेगा, C6H5NH3Cl प्लस वाटर चेंजेस इनटू C6H5NH3OH प्लस HCl। ठीक है, ये सेम रिएक्शन है जो मैंने ऊपर करी है, यही वाली सेम रिएक्शन। ठीक है, तो एक्वस लेयर में सारी रिएक्शन होगी, बेंजीन लेयर में ऐसे रहेगा। क्लियर, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है फ्री एनालीन की एक्वस लेयर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनालीन इन एक्वस लेयर, इसमें इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन लेयर को लेंगे। ठीक है, उसकी लेयर को लेने के बाद उसको इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, बेंजीन को इवेपोरेट कर दिया, बेंजीन इवेपोरेट हुई तो बचा क्या उसके अंदर, मैंने बेंजीन लेयर निकाली यहाँ से, उसको हीट कर दिया, हीट करने पे सारी की सारी बेंजीन इवेपोरेट होगी, तो बचा क्या उसके अंदर, एनालीन। और जो लेफ्ट एनालीन आएगी आफ्टर इवेपोरेटिंग, किसकी इवेपोरेटिंग, बेंजीन लेयर की। लेफ्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एनालीन, उसका मैं क्या कर लूंगी, वेट करने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि इस लेयर के अंदर कितनी एलानीन आई थी। ठीक है, वहां से मैं क्या निकाल लूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाल लूंगी बिटवीन वाटर एंड बेंजीन। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां से मुझे किसकी कंसंट्रेशन पता लग गई, फ्री एनालीन की। अब बात किसकी आती है, फ्री HCl की। तो अब दूसरा काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री HCl। अब HCl की बात करो। ठीक है, अब एनालीन जो होगा, जो HCl प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस। कितने HCl बनेंगे, जितने एनालीन मॉलिक्यूल बनेंगे, HCl और ये बराबर बनेंगे ना, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालीन प्रोड्यूस।
ठीक है। अब जो एनालीन है, रिएक्शन हुई, एनालीन तो अपने आप को दो में डिस्ट्रीब्यूट करके बैठी है, बेंजीन में भी एक्वस में भी है, तो नंबर ऑफ टोटल एनालीन के मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालीन इज इक्वल टू अमाउंट इन बेंजीन लेयर, amount of aniline in benzene plus amount of aniline in aqueous layer. ठीक है, क्योंकि इतने HCl किसके बराबर बनेंगे? जितने NH2 मॉलिक्यूल हैं, और NH2 वाले जो मतलब एनालीन के मॉलिक्यूल हैं वो तो एक्वस में भी है, बेंजीन में भी है, इन दोनों के सम के बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों के बराबर। और ये हम पहले स्टेप में बता चुके हैं कि किस तरह से निकालना है। पहले स्टेप में हमने ये किया था ना, लेयर को निकाल के उसको इवेपोरेट कर दिया, वहां से मुझे वेट मिल गया, वेट पता लग गया, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद एनालीन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे टोटल, और जितने एनालीन के मॉलिक्यूल आएंगे उतने ही मेरे क्या होंगे? HCl के मॉलिक्यूल। यानी मैंने एनालीन भी निकाल ली, HCl भी निकाल। अब क्या बचा? अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट, इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्ट अनहाइड्रोलाइज्ड के लिए पहले मैं हाइड्रोलाइज्ड निकालती हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड किसके बराबर होगा? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बने या एनालीन बने इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl और एनालीन, किसी का भी ले लो, दोनों सेम ही तो है ना, प्रोड्यूस्ड। जितने वो प्रोड्यूस होंगे उतना ही सॉल्ट क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से पता लग गया कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुआ। टोटल मुझे पता है, मान लो टोटल X है, X में से स्मॉल x हाइड्रोलाइज हो गया, तो बच्चा कितना? इतना अनहाइड्रोलाइज बचा। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दोगे। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, वो तीनों आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? KH की वैल्यू। और हमें पता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, यानी कि H निकालना है, विच इज इक्वल टू √KH/C। ये वैल्यू निकाल ली, तीनों वैल्यू को यहाँ पुट किया, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई? KH की वैल्यू। KH की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, कंसंट्रेशन पुट करोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये पर्टिकुलर एनालीन हाइड्रोक्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हमने, और उसकी हेल्प से हमने निकाली इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, उसकी एप्लीकेशन जो हमने 2-3 लेक्चर्स में करी, क्योंकि बड़ी थी, उनके साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी थे। और ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा सिलेबस फिनिश हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स थे। सेक्शन ए विथ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट था। सेक्शन बी में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया, और साथ में उसका जो दूसरा पार्ट था वो था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, तो यहाँ हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश हो गया। एक क्लास में हम लॉग देखना देखेंगे कि कैसे हम लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब लॉग टेबल को कैसे पढ़ना है और एंटी लॉग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आज हमारे यहाँ पे सिलेबस फिनिश हो गया फिजिकल का। ओके, थैंक यू एवरीवन।